हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मोहिनी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स और इनकम टैक्स में हम पढ़ रहे हैं सैलरीज, वेतन। तो इस चैप्टर में अब तक हमने मूल वेतन और भत्तों की बात की है। तो मूल वेतन, वेतन का अधिकांश भाग मूल वेतन के रूप में दिया जाता है। तो मूल वेतन की गणना किस प्रकार से की जाती है? जब कोई कर्मचारी सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारी है तो उसके मूल वेतन की गणना करने का तरीका अलग है, और अगर कोई गैर सरकारी कर्मचारी है तो उसके मूल वेतन की कैलकुलेशन अलग प्रकार से की जाती है। तो किस प्रकार से मूल वेतन की गणना की जाती है वो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने भत्तों की बात की। तो किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को नियमित आधार पर, नियमित रूप से जो राशि दी जाती है वो भत्ता कहलाते हैं। भत्ते की भी अलग अलग श्रेणियां बनाई गई हैं। कुछ भत्ते ऐसे होते हैं जो पूर्णतया कर योग्य होते हैं, कुछ भत्ते पूर्णतया करमुक्त होते हैं, और कुछ भत्ते ऐसे होते हैं जो अंशतः करमुक्त होते हैं। तो मूल वेतन और भत्तों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने वेतन के स्थान पर लाभ पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने ग्रेच्युटी और पेंशन पढ़ा था। आज की क्लास में हम वेतन के स्थान पर लाभों में बात करेंगे छंटनी पर प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि। तो आज का हमारा टॉपिक है छंटनी पर प्राप्त क्षतिपूर्ति। तो नियोक्ता द्वारा अगर कर्मचारियों की छंटनी कर दी जाती है तो उस छंटनी पर नियोक्ता द्वारा एक क्षतिपूर्ति की राशि दी जाती है, जिसको वेतन के स्थान पर लाभ माना जाता है। तो अगर किसी कर्मचारी को छंटनी पर कोई क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है तो उसको वेतन में किस प्रकार से शामिल किया जाता है, कितनी राशि उसमें से करमुक्त की जाती है, एग्जेप्ट की जाती है, उसके संबंध में जो प्रावधान है उनकी बात हम आज की क्लास में करेंगे। तो छंटनी पर प्राप्त क्षतिपूर्ति, कंपेंसेशन, receive on retrenchment। तो छंटनी पर प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि छंटनी के समय दी जाने वाली राशि। तो किन्हीं कर्मचारियों को, मजदूरों को अगर किसी कारणवश निकाल दिया जाए कारखाने से, फैक्ट्री से नियोक्ता द्वारा, उनकी छंटनी कर दी जाए तो छंटनी पर उनको क्षतिपूर्ति की राशि दी जाती है, जिसको हम वेतन की आय में शामिल करते हैं। तो छंटनी के समय दी जाने वाली राशि में से निम्नलिखित सीमा तक करमुक्ति प्राप्त होती है। तो जब छंटनी की जाती है तो यहां पर औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू हो जाता है। तो जो राशियां हैं, पहली राशि को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत इसकी कैलकुलेशन की जाएगी। क्योंकि जब छंटनी की जाती है तो एक तरह से एक विवाद उत्पन्न हो जाता है, और इस विवाद की स्थिति में औद्योगिक विवाद अधिनियम जो एक्ट बनाया हुआ है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, वो एक्ट लागू हो जाता है। तो औद्योगिक विवाद अधिनियम में जो छंटनी पर प्राप्त क्षतिपूर्ति के संबंध में देय राशि के बारे में बताया हुआ है, जो प्रावधान किया हुआ है, उसके अनुसार एक जो अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा छंटनी पर प्राप्त क्षतिपूर्ति का। तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत देय राशि, औद्योगिक विवाद अधिनियम में कहा गया है कि अगर किसी कर्मचारी को, किसी मजदूर को अगर छंटनी के कारण निकाला जाता है कारखाने से, कंपनी से, तो इतनी राशि
दी जानी चाहिए छंटनी पर क्षतिपूर्ति के रूप में। तो उसकी कैलकुलेशन दी हुई है औद्योगिक विवाद अधिनियम में। तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत जो देय राशि बनती है वो राशि अथवा ₹5,00,000 दोनों में से जो कम हो। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत देय राशि या फिर ₹5,00,000, इन दोनों में से जो राशि कम होती है वो राशि करमुक्त कर दी जाती है। तो जितनी राशि प्राप्त हुई है छंटनी पर क्षतिपूर्ति के रूप में, वास्तव में जो राशि में से जो कम राशि होगी वो उस राशि में से करमुक्त कर दी जाएगी और शेष राशि वेतन में प्रयोग्य मानी जाएगी, वेतन की आय में। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत देय राशि की गणना किस प्रकार से की जाती है? प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन। तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में कहा गया है कि अगर किसी कर्मचारी की छंटनी कर दी जाती है तो उसकी छंटनी पर उसको उसके द्वारा जो सेवा दी गई है जितने वर्षों के लिए, उन वर्षों के लिए प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन उसको दिया जाना चाहिए क्षतिपूर्ति के रूप में। उसकी कैलकुलेशन की जाएगी कुल सेवा वर्ष, यानी कर्मचारी ने, मजदूर ने कितने वर्ष काम किया वो कुल सेवा वर्ष लेके जाएंगे और गुणा किया जाएगा 15 दिन के वेतन से। कुल सेवा वर्षों की गणना करते समय अगर किसी कर्मचारी ने 6 माह से अधिक अवधि के लिए काम किया है तो उसको 1 वर्ष मान लिया जाएगा। 6 माह से अधिक अवधि को 1 वर्ष माना जाता है। और यही प्रावधान लागू होता है ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के लिए। तो जब ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है तो वहां भी हम देखते हैं कि कुल सेवा वर्षों की गणना करते समय अगर किसी कर्मचारी ने 6 महीने से अधिक अवधि के लिए काम किया है तो उसको 1 वर्ष मान लिया जाता है। इसी प्रकार जब औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 लागू होता है तो यहाँ भी कुल सेवा वर्षों की गणना करते समय अगर किसी कर्मचारी ने 6 माह से अधिक अवधि के लिए काम किया है तो उसको पूरा वर्ष मान लिया जाता है, 1 वर्ष मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी ने 10 वर्ष और 7 महीने अगर काम किया है, 10 वर्ष और 7 महीने की सेवा दी है तो इसको 11 वर्ष माना जाएगा। अगर 10 वर्ष और 7 महीने उसने सेवाएं दी है, उसकी सर्विस है, तो ये माना जाएगा कि 11 वर्ष उसने काम किया है जब औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 लागू होता है। और कुल सेवा वर्षों को गुणा कर दिया जाता है 15 दिन के वेतन से। तो 15 दिन का वेतन कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो 15 दिन का वेतन कैलकुलेट किया जाएगा छंटनी से पूर्व, छंटनी से तुरंत पूर्व के 3 कैलेंडर माह का वेतन। जिस महीने छंटनी की गई है कर्मचारी की, उस महीने से तुरंत पहले के 3 कैलेंडर माह का वेतन दिया जाएगा। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी की सितंबर माह में छंटनी कर दी जाती है, उसको छंटनी के से उसको निकाल दिया जाता है, तो अगर सितंबर माह में छंटनी की गई है तो इससे पहले के 3 महीने देखे जाएंगे, अगस्त, जुलाई और जून। इन 3 महीनों का वेतन लिया जाएगा 15 दिन के वेतन की
गणना करते समय। तो अगर किसी कर्मचारी की सितंबर में छंटनी हुई है तो सितंबर से तुरंत पूर्व के 3 महीने, जून, जुलाई, अगस्त, इन 3 महीनों का 15 दिन के वेतन की गणना में शामिल किया जाएगा। तो छंटनी से तुरंत पूर्व के 3 कैलेंडर माह का वेतन उसे भाग लगाया जाएगा 3 माह में दिनों की संख्या का भाग लगाया जाएगा। सितंबर में अगर छंटनी की है तो सितंबर से पहले के जो 3 महीने हैं, इन 3 महीनों में दिनों की संख्या कितनी है वो देखी जाएगी। तो अगस्त में 31 दिन, जुलाई के भी 31 दिन और जून के 30 दिन। तो इन 3 महीनों में कुल मिलाकर 92 दिन होते हैं। तो 3 महीनों के वेतन में 92 दिनों का भाग लगाया जाएगा तो 1 दिन का वेतन ज्ञात हो जाएगा और इसको फिर 15 से गुणा कर दिया जाएगा तो 15 दिन का वेतन प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से 15 दिन के वेतन की कैलकुलेशन की जाती है। तो कुल सेवा वर्ष, जितने वर्ष उसने सेवा की है उसको फिर 15 दिन के वेतन से गुणा करके और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत देय राशि की गणना की जाती है। ये जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत जो देय राशि है उसकी तुलना की जाती है 5 लाख रुपए से, और इन दोनों में से जो राशि कम होती है वह राशि करमुक्त राशि होती है, छंटनी पर प्राप्त क्षतिपूर्ति। यहाँ पर बात कर रहे हैं वेतन की, 3 कैलेंडर माह का वेतन। तो वेतन में क्या क्या शामिल किया जाएगा? तो वेतन में ग्रेच्युटी, बोनस एवं कर्मचारी कल्याण कोष में नियोक्ता के अंशदान को छोड़कर सभी भत्ते एवं लाभ शामिल होंगे। तो वेतन में क्या शामिल किया जाएगा? वेतन में ग्रेच्युटी को शामिल नहीं किया जाएगा। अगर किसी कर्मचारी को ग्रेच्युटी प्राप्त होती है तो उस ग्रेच्युटी को वेतन में शामिल नहीं किया जाएगा। बोनस को शामिल नहीं किया जाएगा। और कर्मचारी कल्याण कोष जैसे ग्रेच्युटी फंड है, प्रोविडेंट फंड है, इनमें इन कल्याण कोषों में नियोक्ता का जो अंशदान है, एम्प्लॉयर की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है कर्मचारी के लिए, उसको भी शामिल नहीं किया जाएगा वेतन की गणना करते समय। तो इन 3 चीजों को छोड़कर, ग्रेच्युटी, बोनस और कर्मचारी कल्याण कोष में नियोक्ता के अंशदान को छोड़कर बाकी सब कुछ वेतन में शामिल किया जाएगा। सभी भत्ते शामिल किए जाएंगे और भत्तों की सकल राशि शामिल की जाएगी, ना कि करियों की राशि। जैसे कोई भत्ता अगर अंशतः करमुक्त है तो उस भत्ते की करियों की राशि शामिल नहीं की जाएगी। जो भत्ते की संपूर्ण राशि जो प्राप्त हुई है, सकल राशि जो प्राप्त हुई है, वो वेतन की गणना में शामिल कर लेंगे जब हम 15 दिन का वेतन कैलकुलेट करेंगे। तो भत्तों की सकल राशि और अनुलाभ नकद में मिले या वस्तुओं में मिले, वस्तुओं का उचित मूल्य। अगर अनुलाभ वस्तुओं के रूप में मिलता है तो उन वस्तुओं का जो उचित मूल्य है वो शामिल किया जाएगा, और अगर नगद में अनुलाभ दिया जाता है तो उस राशि को भी वेतन में शामिल किया जाएगा। तो इस प्रकार से वेतन में केवल ग्रेच्युटी, बोनस और कर्मचारी कल्याण कोष, इसी प्रकार का जो कर्मचारियों के कल्याण के लिए जो फंड बनाया गया है, कोष बनाया गया है, जैसे प्रोविडेंट फंड है, ग्रेच्युटी फंड है, सुपर एन्युएशन फंड है, इन फंड्स में अगर नियोक्ता का कोई अंशदान होता है तो उसको शामिल नहीं किया जाएगा। इनके अलावा सब कुछ वेतन में शामिल कर लिया जाता है जब 15 दिन के वेतन की गणना की जाती है। तो जब छंटनी पर क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त होती है, उस राशि में से, इन दोनों राशियों में से जो राशि कम होगी उस राशि की करमुक्ति दी जाती है, और जो अधिक की राशि है वो वेतन की कर योग्य आय मानी जाती है। एक बात इसमें रह जाती है कि ये जो करमुक्ति का जो प्रावधान है, करमुक्ति किन किन पर लागू नहीं होती। तो जो छोटे कर्मचारी हैं या जो मजदूर हैं उन पर भी यह करमुक्ति लागू होती है। छंटनी पर प्राप्त क्षतिपूर्ति में से केवल उनको ही करमुक्ति दी जाती है।
लेकिन जो प्रबंधक है या जो सुपरवाइजर है, अधीक्षक है, जो प्रबंधक का काम करते हैं, या फिर जो अधीक्षक है जिनका वेतन प्रति माह 10,000 रुपए से ज्यादा है, वेतन में ये सब शामिल किया जाएगा। 10,000 रुपए अधिक से वेतन की बात कर रहे हैं, तो वेतन का मतलब केवल ग्रेच्युटी बोनस और कर्मचारी कल्याण कोष में नियोक्ता का अंशदान को छोड़कर सब कुछ वेतन में शामिल किया जाएगा। तो जो जैसा कि हमने बात की, छोटे कर्मचारी हैं या मजदूर हैं, उन पर ही ये कर मुक्ति का प्रावधान लागू होता है। अगर उनको छंटनी पर क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है तो उस राशि में से कुछ राशि कर मुक्त कर दी जाती है, जिसकी कैलकुलेशन इस प्रकार से की जाती है। तो जो प्रबंधक हैं या जो संचालक हैं, उन पर कर मुक्ति का प्रावधान लागू नहीं होता। अगर उनको छंटनी पर कोई क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त होती है तो वो पूरी की पूरी कर योग्य होती है, उनको कर मुक्ति नहीं दी जाती इन प्रावधानों के तहत। अगर कोई अधीक्षक है यानी कोई सुपरवाइजर है और मुख्यतः प्रबंधक का काम करता है, मैनेजर का रोल करता है, भूमिका निभा रहा है, तो उसके लिए भी ये कर मुक्ति उसको नहीं दी जाएगी। इसके अलावा कोई ऐसा अधीक्षक, ऐसा कोई सुपरवाइजर जिसका वेतन प्रति माह 10,000 रुपए से अधिक हो, उस पर भी ये कर मुक्ति के प्रावधान लागू नहीं होते। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में हमने जो पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।